नमस्कार बच्चों। ज्ञान दूत फॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग 2 सेशन कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा सेशन है। पहले 2 सेशन में मैंने आप लोगों को सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं। आज हम लोग थर्ड सेशन में डिस्कस करेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पहले 2 सेशन में मैंने आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। अभिक्रिया का वेग, रेट कांस्टेंट, वेग नियम, वेग व्यंजक, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक है, देखो, कल मैंने बता दिया था कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जो कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अभिकारकों की सांद्रता। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, वही सेम कहानी यहाँ पे है। किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती। सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग कब ज्यादा होगा, जब अभिकारकों की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आप लोग समझ लें, ये सीधा सा कंसेप्ट है हमारा। किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। मीन्स अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही होगा। ये आप लोग यहाँ से वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एन और वेग बस टू के सी एन, तो ये तो कंसंट्रेशन है अभिकारकों की। अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, देखो, दाब का प्रभाव। देखो, 2-3 चीजें हैं, वो एक बार आप लोग समझ लो। अगर कोई अभिक्रिया आपकी कोई अभिक्रिया में अगर आपके ठोस या द्रव अभिकारक हैं, तो उन पर दाब का प्रभाव नहीं होता है। दाब का प्रभाव केवल उन अभिक्रियाओं में होता है जिनमें गैसीय अभिकारक। देखो, मैंने पहले भी एक या दूसरे सेशन में बताया था, ठोस की कोई सांद्रता होती नहीं है। जब द्रव लेते हैं अभिकारक की फॉर्म में, तब हम लोग बात करते हैं सांद्रता की। और जब गैसीय अभिकारक लेते हैं, तब हम लोग बात करते हैं किसकी, दाब। तो देखो, सांद्रता और दाब एक ही चीज है, बस इतना सा ध्यान रखना। सांद्रता द्रव अभिकारक के केस में ली जाती है, और दाब जो है वो गैसीय अभिकारक की अवस्था में लिया जाता है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारा अभिकारक द्रव है, तब हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। 2 फैक्टर हो गए, दाब का प्रभाव हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ताप का प्रभाव। देखो, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, ताप बढ़ाने पर या ताप कम करने पर क्या होता है, किसी अभिक्रिया का वेग जो है वो ताप को बढ़ाने पर या घटाने पर कैसे अफेक्ट होता है, वो हम लोग देख लें। देखो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, पहली चीज हमेशा ध्यान रखना। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी अभिक्रिया, मान लो हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। मीन्स अगर अभिक्रिया, सपोज कोई अभिक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, और जो भी वेग है मान लो आर, और अगर इसी अभिक्रिया को हम लोग 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएं, तो जो आर होगा वो 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाए। बेसिकली इसको
न्यूमेरिकल्स के इसमें कंसीडर किया जाए तो केवल दुगना ही माना जाए। क्लियर है? देखो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है वो भी मैंने लिख दिया। ताप बढ़ाने पर अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। औसत, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जो औसत गतिज ऊर्जा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ने पर औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में दहली ऊर्जा क्या है, वैसे तो मैं नीचे बताऊंगा आप लोगों को जब हम लोग उत्प्रेरक पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ। देखो, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है सपोज, इसको रिएक्शन करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, ये जो है, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से यहाँ देख लें अगर हम लोग टोटल, ये दहली ऊर्जा होती है मिनिमम इतनी एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको हम लोग दहली ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है? साथ ही गतिज ऊर्जा बढ़ने से अणुओं के बीच की टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। इन दोनों कारणों से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसके अलावा देखो, जो दहली ऊर्जा रखने वाले अणु हैं उनकी संख्या तो बढ़ती है, उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो टक्करों की संख्या जो है जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है? ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रख लेना। तो आपका प्रभाव समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं। देखो, ये मैंने ग्राफ से समझा दिया है। सपोज ये T2 जो है वो ज्यादा है T1 से, तो क्या होगा, देखो T2 पे जो ग्राफ है, यहाँ पे देखो, ये जो गतिज ऊर्जा थी, यहाँ पे इन अणुओं की संख्या बढ़ गई है, इनकी औसत गतिज ऊर्जा ज्यादा हो गई। कि औसत गतिज ऊर्जा ज्यादा होने से विक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाए। ठीक है? चीज और, यहाँ पे हम लोग ताप गुणांक और पढ़ते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग, ताप गुणांक। देखो, ताप गुणांक क्या होता है, कि जो मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाए। ठीक है? तो देखो, ताप गुणांक जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वेग नियतांक का अनुपात, वेग कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, और टेम्परेचर टी पर रेट कांस्टेंट का अनुपात होता है। और ये कितना हो सकता है, 2 से लेकर के 3 तक हो सकता है। अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग कि ताप गुणांक क्या होता है। मीन्स जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, उस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, और जो हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर था जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, तो बढ़ाने के बाद जो ओरिजिनल था उस पे जो दोनों का रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का, वो 2 से 3 गुना होता है। से ही हम लोग इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ताप गुणांक बोलेंगे। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल। ठीक है? अब अगर देखो ध्यान से समझना, अगर हमारे पास कोई दो अभिक्रियाएं हैं, और उस अभिक्रिया के लिए मान लो कितना भी टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ेगा, वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, मान लो ये म्यू है, म्यू की जगह आपको हमेशा एक तरह से मान लो 2 मानना है, कि एक्चुअल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने पर कितना बढ़ता है, 2 गुना। देखो, अगर सपोज आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा, देखो 40/10 कितना आया, 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ध्यान रखना, कि अभिक्रिया का वेग 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, उस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो 16 गुना। ये आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितना बढ़ता है, 2 से 3 गुना। 40 गुना बढ़ाने पर कितना बढ़ जाएगा, न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको फिक्स 2 गुना काउंट। ठीक है? तो ये हमारा तीसरा फैक्टर हो गया है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, ताप। ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखो, जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला, वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग, कैटलिस्ट बोलते हैं। देखो, आप सबको पता है, सबसे पहले तो आपको कैटलिस्ट डेफिनेशन का पता होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है सबको पता है,
कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। खुद जो है या सेल्फ जो है वो अभिक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब देखो उत्प्रेरक को समझने के लिए हमें पहले सक्रिय ऊर्जा को समझना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। क्या समझना पड़ेगा हमें? सक्रिय ऊर्जा को समझना पड़ेगा। और देखो सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सपोज ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट, सही है। देखो किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए जो उसका ऊर्जा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है वो इस टाइप का होता है। और यहाँ पे ये जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है, संक्रमणावस्था बोलते हैं। इस संक्रमणावस्था और इस रिएक्टेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सक्रियण ऊर्जा। और ये सक्रियण ऊर्जा ही डिसाइड करती है कोई अभिक्रिया कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी। ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, उत्प्रेरक का अगर हमें इफेक्ट पढ़ना है तो हमें पहले सक्रियण ऊर्जा पढ़नी पड़ेगी। मैंने सक्रियण ऊर्जा बता दी आप लोगों को। अब देखो उत्प्रेरक क्या करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, देखो उत्प्रेरक उसी अभिक्रिया को, ध्यान रखना, उत्प्रेरक जो है वो उसी अभिक्रिया को एक दूसरा पाथ देता है। क्या देता है? एक दूसरा पाथ देता है। ध्यान से समझना, उस अभिक्रिया को क्या देता है? एक दूसरा पाथ देता है। और उस पाथ की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। मीन्स आपको ध्यान रखना है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो उत्प्रेरक है, ध्यान से समझ लो, वैसे है जो उत्प्रेरक है वो किसी भी अभिक्रिया को कम सक्रिय ऊर्जा या कम एक्टिवेशन एनर्जी का, कम एक्टिवेशन एनर्जी का एक अलग पाथ प्रदान करता है या एक अलग पाथ से उस रिएक्शन को करवाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप लोग ध्यान रख लेना, तो कोई भी उत्प्रेरक होगा वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। सही बात है। लेकिन क्यों बढ़ता है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ने का जो कारण है वो ये है, जो अब उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया को एक अलग पथ से कराता है, अलग पाथ से करवाता है, जिस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? ये आप लोग ध्यान रख लो। ये आपका फोर्थ फैक्टर हो गया है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है या किसी भी अभिक्रिया के वेग को जो उत्प्रेरक है वो कैसे अफेक्ट करता है, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला? अभिकारकों की प्रकृति। ये देखो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसी अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की प्रकृति से कैसे इफेक्ट होगा, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अभिकारकों की प्रकृति। देखो इसको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। आपके पास जो अभिकारक है वो एक तरह से देखा जाए तो दो तरह के हो सकते हैं, आयनिक अभिकारक और सहसंयोजक। आयनिक अभिकारक और सहसंयोजक अभिकारक। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, लिख भी दिया है। सामान्यतः आयनिक अभिक्रियाओं के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का वेग सहसंयोजी अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के वेग से बहुत ज्यादा है। अर्थात आयनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ध्यान रखना, आयनिक जो अभिकारक होते हैं उनका, उनके बीच में जो अभिक्रिया होती है वो वेग बहुत ज्यादा होता है। कौन से अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया से? सहसंयोजक अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया। एक्चुअल में क्या होता है मैं बता देता हूँ, आयनिक अभिक्रियाओं का वेग ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, कौन से यौगिक? जो आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक होते हैं वो ऑलरेडी डिसोसिएट होते हैं। जैसे अगर NaCl को माने तो लिखते भले हम लोग ये हैं लेकिन वो Na+ और Cl-
ऑलरेडी वो टूटे हुए होते हैं, अलग अलग रहते हैं। Na+ और Cl- क्या रहते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब आयनिक अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होती है तो ये बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉन्ड पहले से डिसोशिएट रहता है। जबकि सहसंयोजक यौगिकों में इस बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ता है। इसलिए आयनिक यौगिकों में, आयनिक जो अभिकारक है उनमें आयन पहले से ही तैयार रहते हैं, इसलिए उनके बीच जो अभिक्रिया होती है वो बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना, मैं बता देता हूँ। जो आयनिक अभिक्रियाएं है वो पोलर सॉल्वेंट्स में फास्ट होती है, और जो सहसंयोजक अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में फास्ट होती है। मतलब ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय, ये आप लोग जो आयनिक अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होती है वो कौन से सॉल्वेंट में होती है, ध्रुवीय विलायकों में। और जो सहसंयोजी अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होती है वो कौन से विलायकों में फास्ट होती है, अध्रुवीय विलायक, सहसंयोजी अभिकार। ये आप लोग ध्यान रख लेना। इस तरह की जो नेचर होगी अभिकारकों की और सॉल्वेंट की, जो अभिक्रिया के वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्लियर है भाई, ये आपका पांचवा फैक्टर हो गया है अभिकारकों की प्रकृति से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अभिकारक अणुओं का विन्यास, जो नंबर 6 पे फैक्टर है वो क्या है, अभिकारक अणुओं का विन्यास। देखो इसी चैप्टर में जब हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, अभिक्रिया वेग के सिद्धांत, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एक सिद्धांत पढ़ेंगे, टक्कर सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, टक्कर सिद्धांत। और टक्कर सिद्धांत ये बताएगा कि अणुओं के बीच टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा। लेकिन टक्कर सिद्धांत एक बात और बताएगा, जब अणुओं के बीच में टक्कर होगी ना, उस टक्कर के समय अणुओं का जो ओरिएंटेशन है या जो अभिविन्यास है वो इस तरह से होना चाहिए, जब अणुओं के बीच में टक्कर हो तो वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। कई बार क्या टक्कर भी हो जाएगी लेकिन फिर भी उत्पाद नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो अभिकारक अणु है उनका अभिविन्यास बिल्कुल ठीक नहीं होता है, मतलब उस अभिविन्यास में नहीं होते मॉलिक्यूल्स कि वो किस में कन्वर्ट हो सके, उत्पाद में कन्वर्ट। तो देखो अभिक्रियाओं का अभिविन्यास कैसे इफेक्ट करेगा, अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर के समय अणुओं के अभिविन्यास पर भी निर्भर करता है, कि जिस समय अणुओं के बीच टक्कर होगी उस समय उन अणुओं का अभिविन्यास कैसा है। ठीक है, कई बार अभिकारक अणु पर्याप्त मात्रा में सक्रिय ऊर्जा होते हुए भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना इस बात का, क्योंकि टक्कर के समय अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास अभिक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ये अभिक्रिया का जो वेग है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि जब अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर हो रही है तो उस समय उन अभिकारक अणुओं का जो अभिविन्यास है वो कैसा है। उस समय जो इन अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास है वो कैसा है, मतलब किस तरह से वो अभिविन्यासित है, वो निर्भर करता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा कि नहीं करे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो किसी भी मॉलिक्यूल का आकार या साइज जितनी छोटी होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया उतना, का मतलब एक सीधा सा कंसेप्ट है, अणुओं का आकार जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। और किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अणुओं के भौतिक आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अणुओं का आकार जितना छोटा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अणुओं का आकार जितना छोटा होगा अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक अणुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो सीधी सी बात है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग चीनी और मतलब एक बारीक चीनी और एक मोटी चीनी की बात करें, तो जो बारीक चीनी है या जो बारीक चीनी है वो पानी में जल्दी घुल जाएगी, जबकि जो मोटी वाली चीनी होती है वो पानी में धीरे धीरे घुलती है।
क्यों? क्योंकि जो बारीक चीनी है उसके अणुओं का आकार छोटा है, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वो जल्दी घुल जाएगी। जबकि अगर मोटी चीनी है या मोटा पार्ट है, पार्टिकल्स मोटे हैं, तो वो चीनी धीरे धीरे घुलती है, क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्लियर है? सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रख लेना। अभी किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक अणु का आकार छोटा होने पर ज्यादा हो, ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए हैं। अब हम लोग लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, देखो, प्रकाश की तीव्रता, ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। प्रकाश की तीव्रता का क्या कंसेप्ट है, देखो, बहुत सारी प्रकाशिक अभिक्रिया, देखो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ये आप लोग पहले तो ये ध्यान रखें, ठीक है? उनको प्रकाश की अभिक्रियाएं बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो जो भी प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी अभिक्रियाएं प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उनका वेग बढ़ता है। जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। चीज समझाता हूं मैं, इस पे निर्भर करता है, वो भी प्रकाश की तीव्रता पे। प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करने का मतलब ये होता है उसका कि अगर हम लोग किसी भी धातु पर प्रकाश को जितनी ज्यादा देर डालेंगे उससे होने वाले इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी जनरेट, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं, अगर उन अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए, देखो तीव्रता से मतलब समझ लेना आप लोग, तीव्रता का मतलब ये है, तीव्रता का मतलब उसकी वेवलेंथ वगैरह से मतलब नहीं है, तीव्रता का मतलब है हम लोग कितनी देर तक प्रकाश को डालते हैं। तीव्रता का मतलब है हम लोग कितनी देर तक प्रकाश को डालते हैं। तो ध्यान रखना, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या अधिक होगी, ठीक सी बात है भाई, जितनी देर ज्यादा प्रकाश डलेगा उतनी ज्यादा जो क्वांटा या फोटोन है जिनके एनर्जी एच न्यू होते हैं वो अवशोषित होंगे, और वो अवशोषित होंगे तो अभिक्रिया करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, और अभिकारक अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो उत्पाद होगा, और उत्पाद ज्यादा होगा तो अभिक्रिया। तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि अगर कोई आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में है, उस अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देंगे, तो ध्यान रखना उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना तीव्रता, वेवलेंथ, और आप लोग उस पर मत चले जाना फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे तीव्रता की बात कर रहे हैं। तीव्रता का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पदार्थ पर या किसी भी अभिकारक पर जो प्रकाश डाल रहे हो वो कितनी देर तक डालते हैं, ठीक है भाई? ये आपका 8वां फैक्टर हो गया है। एक फैक्टर और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग रखेंगे वो हम लोग रखेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, समाकलित और अवकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। ये नॉर्मल चीजें आज हमारा ये पार्ट एक बार खत्म हो जाएगा। जो जो बेसिक हमें डिस्कस करना था, बेसिक तो क्या कहेंगे, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो आरयू हो, चाहे पीडीएसयू हो, चाहे भरतरी हो, चाहे भरतरी या फिर अलवर वाली राजऋषि यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, केमिकल काइनेटिक्स सबके सिलेबस में है, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आप लोगों को बताया, ठीक है? तो चलो एक फैक्टर और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, विलायक की प्रकृति। जैसे मैंने बता दिया है लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, वहीं पे मैंने बता दिया था। देखो विलायक की प्रकृति, देखो मैंने आपको बताया कि विलायक दो तरह के होते हैं बेसिकली, आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा। एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब होता है का वो सारे सॉल्वेंट पोलर होते हैं जिनके ध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट का मान जीरो नहीं होता है। और दूसरे जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट, दुरागुण का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो। Cl4, तीन, टेन, ये सारे जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है? अब देखो सॉल्वेंट का क्या रोल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दोबारा बता रहा हूं मैं वही चीज। अगर आपके अभिकारक जो है वो आयनिक है, आपकी अभिक्रिया जो है वो फास्ट होगी किसमें, पोलर सॉल्वेंट।
अगर आपके अभिकारक कोवलेंट हैं, असंयोजी हैं, से हैं, असंयोजी हैं, आपकी जो अभिक्रिया होगी वो फास्ट होगी, नॉन पोलर। कौन से सॉल्वेंट में फास्ट होगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये ध्यान रख लेना। सारे फैक्टर मैंने बता दिए हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 2.5 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो जितना भी है मैंने सारा आप लोगों को बता दिया है, लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्कार।